तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मनुष्य के आश्रय के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा। दरअसल क्या है कि आप लोग थोड़ा से सपोर्ट भी करते चलिए, क्योंकि आप लोग क्लासेस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और किसी को शेयर भी नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दिया करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन कहीं ना कहीं बना रहता है। लेकिन हाँ, आप लोग ज़्यादा लोग हमारे सपोर्ट में हैं, देखने वाले ज़्यादा लोग हैं, जो कि हमें बहुत कम उम्मीद रहती है कि हाँ इतने लोग देख लेंगे, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं वीडियो को। हाँ, इस सीरीज में चलाता रहूंगा, लेकिन आप लोगों का थोड़ा से प्यार और स्नेह जरूर चाहिए। थोड़ा से आप लोग क्या करिए कि लोगों को शेयर करिए, ठीक है। चलिए आइए अब प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि बात करते हैं आश्रय के बारे में बात करते हैं, तो मनुष्य के जो आश्रय होते हैं दोस्तों, वे दो प्रकार के होते हैं। एक तो पहली बात करते हैं तो स्थायी आश्रय होता है, और दूसरी बात करते हैं अस्थायी आश्रय। देखिए, स्थायी आश्रय का मतलब यह हो जाता है जहां पर क्या होता है, जीव जंतु या मनुष्य की बात करते हैं जहां पर वे हमेशा रहते हैं, जहां पर वे हमेशा रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, स्थायी आश्रय कहा जाता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो हम मनुष्यों की बात करेंगे, तो अगर हम अपनी बात करते हैं तो मनुष्यों की बात करेंगे, तो हमारा स्थायी आश्रय क्या हो जाता है, हमारा घर हो जाता है। और अगर हम जीव जंतुओं की बात करते हैं, पशु पक्षियों प्राणियों की बात करते हैं, तो इनका स्थायी आश्रय क्या हो जाता है, तो जंगल हो जाता है, ठीक है। तो इनका स्थायी आश्रय क्या हो जाता है, इनका स्थायी आश्रय क्या हो जाता है, तो जंगल हो जाता है। तो हमारा स्थायी आश्रय क्या हो जाता है, घर हो जाता है। और जीव जंतुओं की बात करते हैं तो इनका स्थायी आश्रय क्या हो जाता है दोस्तों, जंगल हो जाता है। अब अस्थायी आश्रय का मतलब हो जाता है जिसे कुछ समय के लिए बनाया जाएगा, कुछ खास वजह के लिए बनाया जाएगा, और बाद में क्या होगा कि इसे हमें छोड़ देना पड़ता है। तो उसे क्या कहा जाता है, अस्थायी आश्रय। यानी कि कुछ समय के लिए हम वहां पर रहते हैं और फिर उसे हम छोड़कर चले जाते हैं या उसे खत्म कर देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, अस्थायी आश्रय कहा जाता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो आइए हम बढ़ते हैं आगे के पॉइंट पर। जैसा कि बात करते हैं अस्थायी आश्रय के तौर पर, यदि आप देखें तो टेंट वगैरह की बात कर सकते हैं। जो हमारा तंबू होते हैं, तंबू या टेंट की बात करते हैं, तो ये अस्थायी के उदाहरण हैं, जो कि ये बातें आप पहले से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि जैसा कि बात करते हैं, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर आप लोग हमें ये बता दीजिए कि मनुष्य के घर का जो निर्माण होता है किन कारकों पर निर्भर करता है। मतलब ये कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनके आधार पर मनुष्य क्या करते हैं, घर बनाते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात की जाती है दोस्तों, भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, यानी कि ज्योग्राफिकल रीजन की बात करते हैं। तो जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो भौगोलिक स्थिति को देखकर ही घर बनाते हैं, ठीक है। तो हमें देखते हैं कि भाई पहाड़ी जगह है तो फिर हम उसके हिसाब से घरों का निर्माण करते हैं, या समतल जगह है तो उसके हिसाब से हम घरों का निर्माण करते हैं, या हमारा जो जहां हम घर बनाना चाहते हैं, सॉरी, जहां हम घर बनाना चाहते हैं अगर वो गांव है तो गांव के हिसाब से हम घर का निर्माण करते हैं या घरों का निर्माण करते हैं, या शहर है तो शहरों के हिसाब से हम घरों का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य जो होते हैं वे घरों का निर्माण कैसे करते हैं, तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर, ठीक है। तो भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत यदि देखा जाए तो पहाड़ी, समतल, गांव, शहर, तो इन सभी चीजों के आधार पर कहीं ना कहीं घरों का निर्माण किया जाता है हमारे द्वारा। दूसरी बात करते हैं जगह की, जलवायु को भी हम देखते हैं। मतलब उस प्लेस की क्लाइमेट कैसे है, यानी कि जलवायु कैसे है। कहीं ऐसा तो नहीं है काफी ज्यादा बारिश होती है, या कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत ज्यादा एक तरह से गर्मी पड़ती है, या बहुत कम बारिश होती है या बहुत ज्यादा बारिश होती है, या बहुत कम गर्मी पड़ती है या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो इन सभी चीजों के भी आधार को हम देखते हैं तो हम अपने घरों का निर्माण करते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो घरों के निर्माण की स्थिति में यदि आप देखें तो हम किन किन चीजों को ज्यादा फोकस करते हैं। एक तो पहली बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की, दूसरी बात करते हैं दोस्तों जलवायु, मतलब उस जगह की जलवायु कैसी है। और इतना ही नहीं बल्कि हम इन सब चीजों को भी फोकस करते हैं कि उस जगह पर उपलब्ध निर्माणकारी चीजें, मतलब घर को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें वहां पर उपलब्ध है, तो इसको भी हम ध्यान देते हैं। और वहां पर क्या वो चीजें उपलब्ध मात्रा में है या नहीं, ठीक है। तो जैसी चीजें होती हैं उसके आधार पर हम क्या करते हैं, घरों का निर्माण करते हैं। लास्ट बात करते हैं, हम इन सब चीजों को भी देखते हैं, व्यक्ति की मतलब अपनी सामाजिक स्थिति की बात करते हैं। अमीर हैं, गरीब हैं, उसके आधार पर भी हम घरों का निर्माण करते हैं। भैया जिसके पास पैसा ज्यादा है तो आप जानते ही हैं वो अपना घर घर नहीं कोठी और आलीशान मकान ही बना देगा, ठीक है। और जो गरीब वर्ग का है, ठीक है, जो निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं जिनके पास पैसे नहीं है, वे अपने घर को अलग तरह से ही बनाएंगे जो अपना जीवन यापन करेंगे, लेकिन उनके लिए भी वो घर काफी अच्छा होता है। हर व्यक्ति के लिए अपना जो घर होता है वो अच्छा होता है। मुझे लगता है कि ज्यादा तुलना करके फालतू परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ,
तुलना करके आपको और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि आप आगे बढ़े। तुलना करना जरूरी है, लेकिन तुलना करके आपको शांत नहीं बैठना चाहिए और टेंशन में नहीं आ जाना चाहिए कि हे प्रभु, इसके पास कैसे इतना ज्यादा हो गया और हमारे पास बहुत कम है। ठीक है, इसका घर कितना अच्छा बना है, हमारा घर बेकार बना है। नहीं, आपके पास जो है ना वो अच्छा है, लेकिन हाँ, उससे भी अच्छा करने के लिए आपको क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। और जब आपकी मेहनत अच्छे तरीके से होगी तो निश्चित तौर पर जो भगवान है वो आपको साथ देंगे, यानी कि आपका सहयोग करेंगे। और जैसे आप इकोनॉमिकली रूप से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आप सशक्त होंगे तो आप भी अच्छे घर बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये सारी चीजें हमारे कर्म पर आधारित कह सकते हैं कि जो भी चीजें होती हैं मतलब हमारी जो फाइनेंस वाली बात होती है, पैसों का आना जाना, ये हमारे मेहनत पर ही है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने आपको बता दिया। मुझे लगता है कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे मनुष्य क्या करते हैं, घरों का निर्माण करते हैं, यानी किन कारकों को ध्यान में रखकर। एक तो पहली बात हमने आपको बताया जगह की भौगोलिक स्थिति को देखकर, उस जगह की जलवायु को देखकर, और उसके बाद वहां पर किस तरह की चीजें उपलब्ध है, और फिर उसके बाद सामाजिक स्थिति को भी देखकर क्या किया जाता है, घरों का निर्माण किया जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी के घर के बारे में। देखिए, एक समय था जब क्या था कि कहीं ना कहीं हमारे पास पक्के घर नहीं हुआ करते थे, क्योंकि ईंट काफी महंगी हुआ करती थी, पैसे हमारे पास हुआ नहीं करते थे। तो हमारे जो घर हुआ करते थे वे मिट्टी के घर हुआ करते थे। ठीक है, गांव में आज भी अगर आप देखेंगे तो कुछ लोगों के पास मिट्टी के घर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत कम नजर आती हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं गांव वगैरह में जाते हैं तो देखने मिलेंगे। लेकिन आज भी है, कुछ ऐसी स्थिति है या कुछ ऐसी जगह है या कुछ ऐसी स्थितियां या परिस्थितियां हैं जहां पर मिट्टी के घर बनाना ही पड़ता है। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो मिट्टी के घर के बारे में देखा जाए तो बताया जाता है कि प्राय अगर आप देखें तो गांव में ज्यादा देखने को मिलते हैं मिट्टी के घर। दूसरी बात करते हैं, मिट्टी के घर वहां बनाए जाते हैं, उन जगहों पर पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं जहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ यानी कि अर्थात कहने का मतलब ये है कि जहां पर ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है, यानी कि जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां पर क्या होता है, मिट्टी के ही घर बनाए जाते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत का एक राज्य है राजस्थान की बात करते हैं, जहां पर काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पर आज भी यदि आप देखें तो कहीं ना कहीं मिट्टी के घर देखने को मिलते हैं। इन घरों की खास बातें क्या है दोस्तों, तो इन घरों की खास बातें ये हैं कि इनकी जो दीवारें होती हैं मोटी होती हैं। तो इनकी दीवारें कैसे होती हैं, तो मोटी होती हैं, ये देख सकते हैं हमने लिया हुआ है। तो इनकी जो दीवारें होती हैं दोस्तों मोटी होती हैं, ये बातें भी ध्यान रखिएगा ताकि गर्मी अंदर ना जा सके। तो इन घरों की जो दीवारें होती हैं मोटी किस लिए होती हैं, ताकि क्या हो कि गर्मी अंदर ना जा सके, ये बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि इस तरह के घर कहां पर ज्यादा देखने मिलते हैं, तो जहां पर ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है, यानी कि जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां पर क्या मिट्टी के घर देखने को मिलते हैं। जैसे कि बात करते हैं, हमारा एक राज्य है राजस्थान, यहाँ पर आज भी देखने को मिलते हैं। इनके घरों की जो दीवारें होती हैं वो काफी मोटी होती हैं ताकि अंदर ना जा सके। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट की बात रही है। इन घरों की जो छतें होती है ना, छतें होती हैं वे झाड़ियों या छप्पर की बनी होती है। ठीक है, तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा। जो मिट्टी के घर होते हैं इनकी जो छतें होती हैं वे कैसे बनी होती हैं दोस्तों, तो झाड़ियों की बनी होती है या छप्पर की बनी होती है। तो एक बार मैं मैप में दिखा देता हूं, एक मिनट, सॉरी, मैप में कह रहा हूं, चित्र में दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हैं इनके घरों की जो छतें हैं वे झाड़ियों और छप्पर की बनी हुई हैं, जो कि आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं। कुछ घर तो ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके छतों में क्या किया जाता है, नीम या कीकर की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ घर ऐसे भी होते हैं जिनके घरों में क्या किया जाता है दोस्तों, यानी कि घरों में क्या किया जाता है, नीम की लकड़ी या कीकर की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि कीड़े वगैरह ना लगे, मतलब उस लकड़ी में कीड़े वगैरह ना लगे, जिससे लकड़ी कमजोर ना पड़े और जिससे जो छत वगैरह है वो नीचे ना ढहे। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि घर के छतों में देखा जाए या जहां जहां पर भी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर नीम या कीकर की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कीड़े वगैरह ना लग सके और मजबूती के साथ घर बना रहे और भविष्य में कोई परेशानी उन्हें ना हो। ठीक है, तो ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और खास बात ध्यान रखिएगा, इन घरों को क्या किया जाता है, समय समय पर लीपा जाता है। अब बताइए कि इन घरों को समय समय पर क्यों लीपा जाता है,
ताकि क्या हो कि मिट्टी मतलब टूटे ना, मिट्टी वगैरह जो है टूटे ना दोस्तों, क्योंकि मिट्टियां अगर टूटती रहेंगी, दीवारें अगर टूटती रहेंगी तो आप जानते हैं कि एक समय आएगा दीवार पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी और जिससे घर गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे जब बारिश वगैरह होंगी। ठीक है, तो इन घरों को क्या किया जाता है, समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी वगैरह टूटे ना। इन घरों में एक और खास बात देखने मिलती है दोस्तों, तो इन घरों के फर्श को गोबर से लीपा जाता है। बताइए किस लिए गोबर से लीपा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इन घरों के फर्श को कैसे लीपा जाता है। तो गोबर से जो लीपा जाता है, किस लिए लीपा जाता है, तो किस लिए लीपा जाता है, ताकि कीड़े वगैरह ना आ सके। तो ये लोग क्या करते हैं, जो मिट्टी के घर बनाते हैं या जहां पर भी मिट्टी के घर बनते हैं, वहां पर क्या किया जाता है, फर्श को एक तरह से गोबर से लीप दिया जाता है। अच्छा, पहले बहुत सारे लोग जो घर बनाते थे या जिनके पास मिट्टी के घर हुआ करते थे, वे बहुत अच्छे से चित्र वगैरह यानी कि डिजाइन वगैरह भी बनाते थे। आज जैसे पक्के घर है ना, जिसके कच्चे घर हुआ करते थे ना, अगर आप थोड़ा से देखे हो, महसूस किए हो, तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर हमने देखा भी और महसूस भी किया है। और वे लोग घर को बड़ा अच्छे तरीके से सजाओ मतलब सजावट कर देते थे। और कब ऐसा समय आता था जब दीपावली या होली जैसे त्योहार पड़ जाते थे, ज्यादातर तो दीपावली पर बहुत अच्छे तरीके से सजा देते थे, क्योंकि हमने इस बात को रियलाइज किया है। पहले हमारे भी घर थे मिट्टी के, तो बहुत साल पहले, तो कहीं ना कहीं ये चीजें मुझे आज याद आ रही है कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ इस तरह की चीजें थी। और मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए लोग क्या करते थे, भूसा का इस्तेमाल करते थे। देखिए केवल मिट्टी से, जैसे केवल सोने से कोई भी मतलब कह सकते हैं गहने का निर्माण नहीं किया जा सकता है। सोना जानते हैं ना, गोल्ड, अगर आप केवल ओरिजिनल गोल्ड लेकर, केवल गोल्ड से आप अगर आप बाला वाला जो भी बनता है ना, अगर आप उस तरह की चीजें बनाते हैं तो इमीडिएट क्या होगा, थोड़ा से भी उस पर कह सकते हैं चोट लगेगी या थोड़ा से भी उस पर दबाव पड़ेगा तो कह सकते हैं कि एक तरह से दब जाएगा और जिससे बेकार हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, गोल्ड में भी कहीं ना कहीं अन्य धातुओं को मिलाया जाता है, जिससे जो आपका बाला या जो भी होता है भाई ना, जो नोज वगैरह पिन उन होती है, जिससे क्या हो कि एक तरह से वो मजबूती में रहे। ठीक है, और वो टूटे ना। और उसी तरह से क्या होता है, केवल मिट्टी के ही दीवार को नहीं बनाया जाता, मिट्टी में क्या होता है गोबर को भी मिलाया जाता है, सॉरी हाँ गोबर कह रहा हूँ, भूसे को भी मिलाया जाता है, ताकि क्या हो कि एक तरह से मिट्टी जो है पूरी तरीके से मजबूत बन सके, यानी मिट्टी पूरी तरीके से मजबूत हो सके और जिससे दीवार भी पूरी तरीके से मजबूत हो सके। ठीक है, तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा कि मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें भूसे का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो अभी तक हमने किन किन बातों पर डिस्कशन कर लिया है, एक बार आइए रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं बांस या लकड़ी के घर के बारे में। तो हमने आपको बताया कि जो मिट्टी के घर होते हैं ज्यादातर गांव में देखने मिलते हैं। इस तरह के घर वहां बनाए जाते हैं जहां पर क्या होता है, ज्यादा गर्मी पड़ती है। जैसा कि बात करते हैं राजस्थान की बात कर सकते हैं। इन घरों की जो दीवारें होती हैं काफी मोटी होती हैं, ताकि एक तरह से गर्मी अंदर ना जा सके। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि देखो इन घरों की जो छतें होती हैं झाड़ियों या छप्पर की बनी होती है। कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके छतों में क्या किया जाता है, नीम या लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कीड़े वगैरह ना लगे, जिससे घर की जो छतें होती हैं मजबूती के साथ बनी रहें। फिर उसके बाद क्या होता है, इन घरों को क्या किया जाता है, समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी वगैरह ना टूटे इसमें की। और इन घरों के फर्श को गोबर से लीपा जाता है। ठीक है, फर्श को गोबर से लीपा जाता है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये देखिए इनके फर्श को गोबर से लीपा गया है, ताकि एक तरह से अंदर कीड़े वगैरह ना जा सके, ताकि अंदर कीड़े वगैरह ना जा सके। और मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाता है, मिट्टी को या दीवार को मजबूत बनाने के लिए मिट्टी में क्या किया जाता है, भूसे का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि भूसा को भी मिलाया जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर यहाँ तक सारी बातें क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बताइए कि यस सर आपने जो हमें समझाया है वो सारी बातें क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हम बात करते हैं बांस या लकड़ी के घर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए बांस या लकड़ी के घर के बारे में बात करते हैं तो इस प्रकार के घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहां पर ज्यादा बारिश होती है, मतलब जहां पर काफी ज्यादा वर्षा होती है, वहां पर अगर देखा जाए तो लकड़ी या बांस के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो लकड़ी या बांस के घर कहां बनाए जाते हैं दोस्तों, तो वहां बनाए जाते हैं जहां पर ज्यादा बारिश होती है। दूसरी बात करते हैं, इसकी खास बात यह है दोस्तों कि ये जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। तो ये जो बने होते हैं दोस्तों, तो 10 से 12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर ये बनाए जाते हैं। मतलब इन घरों का निर्माण ऐसे किया जाता है कि जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे क्या किया जाता है, एक तरह से बांस के खंभों को बनाया जाता है और उन्हीं खंभों के बल पर क्या होता है, घरों का निर्माण किया जाता है, ताकि बाढ़ आने पर घर को कोई भी नुकसान ना हो। बिल्कुल सही बात है, ताकि बाढ़ वगैरह आए भी तो घर को नुकसान ना हो।
और सारी चीजें एक तरह से स्टेबल में बनी रहे, यानी कि अच्छे तरीके से बनी रहे। और ऐसे में अगर देखा जाए इस तरह के जो घर देखने को मिलते हैं, असम की बात करते हैं तो असम राज्य की बात करते हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश होती है, तो इस तरह के घर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये बातें भी ध्यान रखिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, हम एक घर को लिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के घर बनाए जाते हैं, बांस के खंभों से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो हमने आपको क्या बताया कि बांस या लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं, तो वहां बनाए जाते हैं जहां पर ज्यादा बारिश होती है, और बांस के मजबूत खंभों के साथ क्या होता है 10 से 12 फीट ऊंचे क्या किया जाता है, इन घरों का निर्माण किया जाता है, ताकि अगर बाढ़ वगैरह आए तो किसी भी तरह के घरों को नुकसान ना हो। दूसरी बात करते हैं इस तरह के घर कहाँ ज्यादा देखने मिलते हैं, तो असम की बात करते हैं। इस तरह के घर असम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक भी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों को यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर है तो एक बार कमेंट करके फिर बता दीजिए कि यस सर, आपने जो हमें समझाया है वो क्लियर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, इसी के साथ पत्थर या लकड़ी के घर के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, पत्थर या लकड़ी के घर के बारे में बात करते हैं तो इस प्रकार के जो घर होते हैं पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं इस तरह के घर, तो पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पत्थर या लकड़ी के घर के बारे में बात करते हैं तो कहाँ बनाए जाते हैं इस तरह के घर, तो पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो जहां पर ज्यादा बारिश भी होती है या बर्फ भी पड़ती है तो वहां पर भी इस तरह के घर बनाए जाते हैं। तो पत्थर या लकड़ी के घर कहां पर बनाए जाते हैं, एक तो पहली बात याद रखिएगा पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं, या दूसरी बात याद कर लीजिएगा जहां पर बारिश भी ज्यादा होती है तो वहां पर भी इस तरह के घर बनाए जाते हैं, पत्थर या लकड़ी के घर। और तीसरी बात करते हैं जहां पर बर्फ भी ज्यादा पड़ती है, वहां पर भी इस तरह के घर बनाए जाते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन घरों की खास बातें हैं कि इन घरों की जो छतें होती है ना ढलवादार होती है। कैसे होती है, तो ढलवादार इनकी छतें होती हैं। और क्यों होती है, ताकि जब बारिश हो तो इनका पानी आराम से नीचे गिर सके, और अगर बर्फबारी हो यानी कि बर्फ वगैरह पड़े तो बर्फ भी आराम से नीचे खिसक जाए। तो आप देख सकते हैं इनकी घर की जो छतें होती हैं वे कैसे बनी हुई हैं, तो ढलवादार बनी हुई है। कैसे बनी हुई है, ढलवादार बनी है। अच्छा, कहीं कहीं ऐसे भी छतें होती हैं जो समतल भी होती हैं, ये बातें भी ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं की छतें ऐसे भी होती हैं दोस्तों, या कई कई ऐसे भी घर होते हैं जिनकी छतें समतल भी होती हैं, तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा। अभी मैं बताऊंगा कहां पर समतल है। ठीक, यहां तक समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, पत्थर या लकड़ी के घर वहां बनाए जाते हैं जहां पर पहाड़ी क्षेत्र होता है या बारिश ज्यादा होती है या बर्फ पड़ती है, और इन घरों की छतें कैसे होती है, तो ढलवेदार होती हैं। और ताकि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि क्या होता है बारिश वगैरह अगर हो तो पानी आराम से नीचे गिर सके, और बर्फ वगैरह पड़े भी तो नीचे आराम से सरक जाए। और कहीं कहीं ऐसे भी छतें होती है जो समतल भी होती है। तो हम बढ़ते हैं आगे, कहां पर समतल होती है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, अभी मैं बताऊंगा, पहले तो आप और भी चीजें देख लीजिए। तो पत्थर के जो घर होते हैं ना, इनके चूने से पुताई की जाती है। तो इन घरों की जो घर जो होते हैं, इनके घरों में अगर पुताई की जाती है दोस्तों, तो चूने से पुताई की जाती है ताकि कीड़े वगैरह अंदर ना आ सके। जैसे आप देखिए मिट्टी के घरों में क्या होता है कि गोबर से लिपा जाता है, मिट्टी के घरों के जो फर्श वगैरह होते हैं गोबर से लिपा जाता है, ताकि क्या हो, कीड़े वगैरह अंदर ना आ सके। और पत्थर के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पर क्या बताया गया है कि पत्थर के घर जो होते हैं चूने से पोता जाता है ताकि कीड़े वगैरह ना आ सके। अच्छा, एक घर जो होते हैं एक मंजिले भी हो सकते हैं या 2 मंजिले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह, या यहाँ के जो घर होते हैं एक मंजिले भी हो सकते हैं और 2 मंजिले भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल 1 मंजिले होंगे, ऐसा भी नहीं केवल 2 मंजिले होंगे, ठीक है। एज पर सिचुएशन की बात करते हैं तो हो सकते हैं। लद्दाख के लोग क्या करते हैं, लद्दाख में अगर देखा जाए तो 2 मंजिले घर देखने को मिलते हैं। कितने मंजिले घर देखने मिलते हैं, तो 2 मंजिले घर देखने मिलते हैं। और यहीं की जो छतें होती है दोस्तों समतल होती हैं, जो कि हमने बताया भी है कि एक तरह से कहीं कहीं की जो छतें होती हैं वे समतल होती हैं। तो लद्दाख में ही यदि आप देखते हैं तो जो घर की छतें होती हैं वे समतल होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 मंजिले घर होती है, जिसमें निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं, तो सामान रखते हैं, जानवर वगैरह को बांधने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। तो लद्दाख में अगर देखा जाए तो 2 मंजिले भी घर देखने मिलते हैं, जिसमें निचले मंजिल का इस्तेमाल ये लोग क्या करते हैं कि सामान वगैरह या जानवर वगैरह का बांधने का काम करते हैं। और ऊपरी मंजिल के बारे में बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि इस फसल या सब्जी आदि को सुखाने के लिए करते हैं, ऊपरी मंजिल का उपयोग करते हैं, ठीक है। वहीं पर ये लोग रहते भी हैं, ठीक है। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
अच्छा, जो पत्थर के घर की बात करते हैं, लकड़ी के घर इस तरह के कहाँ देखने को मिलेंगे? तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और लद्दाख, जो कि आप जानते हैं लद्दाख एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो लद्दाख को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ तक मैंने जो भी बातें आप लोगों को समझाया है वो सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये बातें अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट्स ना क्लियर हुआ करें तो आप लोग एक बार कमेंट्स में बता दिया करें। आप लोग बताते नहीं है, या तो आप पढ़ते नहीं है, ठीक है, तो पढ़ते नहीं है तो कोई डाउट्स होगा नहीं। और जो पढ़ते हैं, या तो दो बातें होती हैं टीचर की, या तो टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है जिससे स्टूडेंट को कोई डाउट्स नहीं हो रहे हैं, या तो फिर क्या होता है कि स्टूडेंट ही नहीं पढ़ रहे हैं जिससे उनके कोई डाउट है ही नहीं। मतलब नो स्टडी नो कंफ्यूजन, नहीं पढ़ना है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। जितना पढ़ो उतना ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो इससे अच्छा है नहीं पढ़ो, कोई मतलब है ही नहीं। हाँ, दूसरी बात करते हैं, आइए आप समझ लेते हैं बर्फ के घर या इग्लू के घर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बर्फ के घर या इग्लू के घर की बात करते हैं तो इस प्रकार के घर वहां देखने को मिलते हैं जहां पर बर्फीले क्षेत्र होते हैं। और ये जो घर होते हैं ना, ये जो मतलब इन घरों का निर्माण जो होता है बर्फ के टुकड़ों, जिसे ब्लॉक्स कहा जाता है, मतलब जोड़ा जाता है, तो जोड़कर बनाए जाते हैं। तो बर्फ के टुकड़ों को जोड़कर क्या किया जाता है कि बर्फ के घरों का निर्माण किया जाता है। और ये जो है ना घर, एस्किमो शिकारियों की बात करते हैं, जिसे एस्किमो जनजातियां कहा जाता है, इनका अस्थायी निवास माना जाता है। तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा कि किसका अस्थायी निवास माना जाता है, तो एस्किमो जनजातियों के। इनका जो घर होता है दोस्तों, या इस प्रकार के जो बर्फ के घर होते हैं, वे कहते होते हैं गुंबद के आकार के होते हैं, या गुंबद के आकार का होता है। इनका जो प्रवेश द्वार होता है बहुत ही छोटा होता है, जो कि आप जानते हैं, और गुंबद के आकार आप ऐसे देख सकते हैं। तो देखिए, ताकि बर्फीले जो हवा हो वो अंदर ना जा सके, और बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा जो है अंदर की गर्मी को बाहर ना जाने से रोकती है दोस्तों। ये बातें भी ध्यान रखेगा। तो बर्फ के घर के बारे में हमने आपको बताया कि ये बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बर्फ के टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते हैं, ये एस्किमो शिकारियों या जनजातियों का अस्थायी निवास होता है। यह जो घर होते हैं गुंबद के आकार के बने होते हैं, इनका प्रवेश द्वार काफी छोटा होता है ताकि बर्फीले हवा अंदर ना जा सके, और बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद जो हवा होती है अंदर की गर्मी को बाहर के से भी जाने से रोकती है। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अब इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले बिंदु के बारे में। तो अगला पॉइंट हमारा है हाउस बोट के बारे में। आइए अब समझ लेते हैं, हाउस बोट को देख लेते हैं। हाउस का मतलब हो जाता है घर, बोट का मतलब हो जाता है नाव, यानी कि कहीं ना कहीं नाव पर ही एक तरह से घरों का निर्माण किया गया होगा, ठीक है। तो ऐसे में अगर देखा जाता है तो यह लकड़ी का घर होता है, ठीक है। तो एक किसका घर होता है? लकड़ी का घर होता है। और ये भी पूछा जाता है तो ये बता दीजिएगा कि हमेशा पानी में रहता है, ठीक है। इस प्रकार के जो घर होते हैं वे हमेशा पानी में रहते हैं। नाव ही है तो नाव हमेशा पानी में रहती ही है, तो घर भी उसी में बना हुआ है तो फिर घर भी पानी में रहेगा, ठीक है। और इस घर में क्या होता है, लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है दोस्तों। तो सॉरी, इनके जो लकड़ी होती है ना, इस पर काफी ज्यादा नक्काशी की गई होती है, खूबसूरत। नक्काशी मतलब होता है डिजाइन की गई होती है, ठीक है। और ये 80 फुट तक लंबे भी हो सकते हैं। तो एक कितने फुट तक लंबे हो सकते हैं? तो लगभग 80 फुट के लंबे हो सकते हैं, यानी कि 80 फुट तक लंबे भी हो सकते हैं। कश्मीरी हाउस बोट की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है, मतलब डिजाइन पाई जाती है। जो कश्मीर में पाई जाने वाली हाउस बोट है ना दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि इनके छतों पर लकड़ी की नक्काशी या डिजाइन की गई होती है, और उसे क्या कहा जाता है? खत्म बंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खत्म बंद कहा जाता है। ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि खत्म बंद किसे कहा गया है, ठीक है। हाउस बोट जो है ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं। और इस तरह के घरों का निर्माण किस लिए किया जाता है? ताकि एक तरह से पर्यटक आ सकें, और जिससे कहीं ना कहीं राज्य को और वहां के रहने वाले लोगों को फायदा हो दोस्तों। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो हमने आपको हाउस बोट के बारे में बताया कि इस प्रकार का जो घर होता है वो लकड़ी का घर होता है, और जो कि हमेशा पानी में रहता है, यानी कि यह जो घर होता है लकड़ी का होता है, हमेशा पानी में रहता है। इस प्रकार के घरों में अगर देखा जाए, या इस प्रकार के घर में क्या होता है, लकड़ी पर काफी ज्यादा खूबसूरत नक्काशी की गई होती है, यानी डिजाइन की गई होती है। और ये लगभग अगर देखा जाए तो 80 फुट तक लंबे हो सकते हैं। कितने फीट तक लंबे हो सकते हैं? तो 80 फीट तक लंबे हो सकते हैं। और कश्मीर में जो पाए जाने वाले हाउस बोट होते हैं ना दोस्तों, इनके छतों पर लकड़ी की नक्काशी यानी कि डिजाइन की गई होती है, और उसे क्या कहा जाता है? खत्म बंद कहा जाता है। और हाउस बोट ज्यादातर किन राज्यों में देखने को मिलते हैं? तो कश्मीर की बात करते हैं, और सबसे नीचे केरल की बात करते हैं। केरल जो है भारत का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा वाला राज्य है, जो कि आप जानते हैं। और इसके बाद बात करते हैं तो इस प्रकार के जो घरों का निर्माण किया जा सॉरी
इस प्रकार के घर जो बनाए जाते हैं किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि टूरिस्ट आ सके, यानी कि पर्यटक आ सके। अब हम बात कर लेते हैं डोंगा के बारे में बात कर लेते हैं। तो कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट है। कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित का मतलब हो जाता है बिना डिजाइन वाली एक तरह से बोट है, ठीक है। और वहां के स्थानीय लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। और इनके घरों में अगर देखा जाए या इनमें देखा जाए तो अलग अलग कमरे होते हैं, ठीक है। तो डोंगा में यदि आप देखते हैं तो अलग अलग कमरे होते हैं, ठीक है। तो डोंगा में यदि आप देखते हैं तो अलग अलग क्या होते हैं, कमरे होते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं टेंट के बारे में, जो कि आप जानते हैं टेंट जो होता है अस्थायी निवास होता है। ये बातें आप पहले से ही जानते हैं, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। टेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजों से बनता है। और शहरों में क्या है, गरीब लोग प्लास्टिक टेंट का इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं टेंट जो होते हैं कपड़ों के भी बने होते हैं। लेकिन एक खास बात है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है सीटेट में बहुत ज्यादा, कि पर्वतारोहियों के जो टेंट होते हैं 2 तह वाली प्लास्टिक सीट से बने होते हैं। कितने तह वाली? 2 तह वाली प्लास्टिक सीट से बने होते हैं, ताकि ठंड वगैरह अंदर ना जा सके और जिससे कि जो लोग उसमें रहें वे सुरक्षित बचे रहें। अब लद्दाख में एक है चांगपा जनजाति दोस्तों, इसका नेम याद रखिएगा, चांगपा जनजाति के बारे में। और इसकी खास बात क्या है कि ये लोग क्या करते हैं, याक के बालों की पट्टियों से टेंट बना लेते हैं। जो याक होता है ना, YAK की बात करते हैं, तो इसके बालों की पट्टियों से ये लोग क्या करते हैं, टेंट बना लेते हैं। और उसे क्या कहा जाता है, रेबो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे रेबो कहा जाता है। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि यहाँ तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। आगे की क्लास में हम जानेंगे परिवार के बारे में, जो कि आप जानते हैं इसमें हमें ज्यादा कुछ पढ़ाना है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको परिवार, संयुक्त परिवार, ये सब सारी चीजें बताऊंगा। फिर जो मैंने आपको 2-3 दिन से पढ़ा रहा हूँ, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, जीवों और आश्रय के बारे में बात करते हैं, तो सारे मैं प्रश्न आपको करवा दूंगा, जिससे क्या हो कि आपका ये भी चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। अगर आप लोगों को क्लासेस बेहतर लगती हैं और सारी चीजें समझ में आती हैं, तो एक बार कमेंट करके बता दिया करें, जिससे हमें ये पता चल सके कि हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ सही पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों को चीजें समझ में भी आ रही हैं, और मुझे और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, ताकि आपका जो EVS है अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। देखिए, टारगेट 75 डेज जो है ना दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे साथ मेहनत कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके जीवन के जो संकट है वे कट जाएंगे, ठीक है। और अगर आप नहीं फॉलो करते हैं, तो आप इधर उधर भटकते हैं, तो मर्जी आपकी है, पढ़ना आपको है भाई, पेपर आपको देना है। हम आपको प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं कि नहीं आप हमारी ही वीडियो को देखें, नहीं तो फिर बाद में आप लोग कहेंगे कि अरे सर, आप अपनी वीडियो को पब्लिश करने के लिए, ज़्यादा देखने के लिए आप ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। ठीक है, लोगों की मर्जी होती है, जहाँ पर जिसको जो अच्छा लगे वो चीज़ें वहाँ कर सकता है। और ये बात आप जानते हैं कि 1947 से ही आप आज़ाद हैं, 1947 से। थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट कर दिया करें, जिससे थोड़ा सा और मजा आए। चलिए, आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।